नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं तरनजीत सिंह संधू की। अमेरिका में राजदूत रह चुके तरनजीत सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में तरनजीत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली। तरनजीत सिंह ने विनोद तावड़े और तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। खबर है कि अमृतसर से बीजेपी तरनजीत सिंह को टिकट भी दे सकती है। हमारे साथ इससे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। देवेंद्र, अमृतसर सीट से दी जा सकती है उनको टिकट, और क्योंकि पंजाब लगातार एक मुश्किल स्टेट रही है बीजेपी के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि तरनजीत सिंह को अमृतसर से टिकट देने का कुछ फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये काफ़ी पहले से उनको ये बता दिया गया था और ऑलरेडी अमृतसर में वो काम भी कर रहे थे। ज्वाइनिंग भले ही आज हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिहाज से अमृतसर से वो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी काम कर रहे थे। आज ही ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने अमृतसर को लेकर अपनी चिंताएं रखी, तो तय है कि बीजेपी अमृतसर से उन्होंने चुनाव लड़ाएगी। लेकिन उनके लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि, और बीजेपी के लिहाज से भी अगर देखें तो बहुत अहम होगा कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन हो जाए, वरना अमृतसर की सीट अपने आप में बहुत मुश्किल सीट है। आप जानते हैं कि बीजेपी की जब 2014 में लहर थी तो उस कंडीशन में भी अरुण जेटली जो अमृतसर गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो अमृतसर की सीट डिफिकल्ट सीट है। वो अच्छी सीट तभी बन सकती है तरनजीत संधू के लिए अगर पंजाब में अकाली दल बीजेपी के बीच गठबंधन हो जाए। लेकिन इतना तय है कि गठबंधन हो या ना हो, अमृतसर से वो बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे, लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। देवेंद्र, क्योंकि लगातार ये चर्चा तो चल रही थी कि तरनजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसके अलावा उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि पंजाब में कितना वक्त आप बिताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स हैं खासतौर पर अमृतसर में वो बीजेपी को मिल पाए? देखिए, ऑलरेडी उसका एक ही मंत्र रहता है कि आप ग्राउंड पे काम करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार अमृतसर में कैंप करके वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों के बीच में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि IFS रहे हैं, तो आमतौर पर आप देखेंगे कि क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोस्टिंग तो उनकी बाहर ही रही है। पिछली पोस्टिंग, लास्ट जो पोस्टिंग उनकी थी वो अमेरिका में राजदूत थे भारत के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पिछला दौरा अमेरिका का हुआ था तो उस समय वहाँ पर वो एम्बेसडर थे, और उसमें उनका बहुत अहम रोल रहा था भारत अमेरिका के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुँचाने में। उसके बाद जब उनको पॉलिटिक्स में आना था तो अमृतसर में ऑलरेडी वो काम कर रहे थे। और बीजेपी के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए ये रहेगा, खास तौर पे फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर जिस प्रकार से पंजाब में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो मजबूती है, बीजेपी की अपेक्षाकृत कमजोरी है, अकाली दल के साथ जाने को लेकर अभी भी फॉर्मूले पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। तो इतने सारे चैलेंजेस के बीच तरनजीत संधू के लिए अमृतसर की सीट मुश्किल होगी। इसमें ज़रूर वो ये चाहेंगे और बीजेपी भी ये चाहेगी कि हाँ, पंजाब में अगर अकाली दल बीजेपी गठबंधन हो जाता है तो फिर अमृतसर की सीट बेहतर हो सकती है। वहाँ पे संधू के सामने ये एक बड़ा चुनौती रहेगा कि जो एक्सपोजर उनके सामने है, उनके पास है, अपना जो उनकी प्रोफाइलिंग है, वो अमृतसर के लोगों को ये समझा सकें कि उनके यहाँ आने से क्या फ़ायदा होगा। और दुनिया जो देखी है उन्होंने, दुनिया की शासन व्यवस्था जो देखी है, जो गवर्नेंस देखा है, अमृतसर में बतौर सांसद उसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार ये चर्चा भी चल रही है, तो अब आखिरकार देखा ही गया कि तरनजीत सिंह संधू को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबाज बढ़ सकता है। राज ठाकरे की पार्टी MNS अब एनडीए में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो गई है अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ। राज ठाकरे ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। MNS ने बीजेपी के सामने 2 सीट मांगी है। ये सीट साउथ मुंबई के अलावा शिरडी सीट है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्यादा से ज्यादा साउथ मुंबई की सीट राज ठाकरे को दे सकती है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा और BMC चुनाव पर फोकस करने को कहा जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा की बहुत स्पष्ट कल्पना है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व स्वीकार करेंगे, फिर से एक बार माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो तैयार है, उन सभी का हम एनडीए में स्वागत कर रहे हैं। और आज राज ठाकरे माननीय अमित शाह जी को मिल रहे, वो भी एनडीए में शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र के राजनीति के लिए और देश के राजनीति के लिए उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। महाराष्ट्र में अभी महायुति 45 से भी ज़्यादा सीट जीतने वाली है, ये अभी बिल्कुल तय हो गया है।
राज ठाकरे बीते चुनाव में मैदान में नहीं उतरे थे। कभी बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राज ठाकरे अब एनडीए में आएंगे तो मुकाबला उद्धव ठाकरे से सीधा सीधा होना तय है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि एकनाथ शिंदे की पॉपुलैरिटी नहीं है, ऐसे में चुनाव में कोई मैजिकल फायदा नहीं संभव है। लेकिन अगर राज ठाकरे उनके साथ आते हैं तो उद्धव के मराठी मानुष की यह काट जरूर हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त सचिन चौधरी और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये देखा गया है कि राज ठाकरे के शामिल होने की बात हो रही थी और कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब एनडीए का महाराष्ट्र में कितना मुश्किल हो सकता है उद्धव ठाकरे के लिए, कांग्रेस के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए राज ठाकरे का उनके सामने आकर खड़े होना? जी बिल्कुल, राज ठाकरे एक बहुत ही फायरब्रांड लीडर है और उनका जनाधार खास तौर पर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई और एमएमआर रीजन, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, कोकण का इलाका, पुणे और नासिक, इन जगह पर है। इसके अलावा विदर्भ और उन्होंने बीच में मराठवाड़ा का भी दौरा किया था। लेकिन राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है उनका, वो बिल्कुल शिवसेना का ही कैडर है, यानी कि हार्डकोर जो मराठी वोट बैंक है वो अगर डेंट कर सकते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी का, कोई अगर उसको डैमेज कर सकता है तो वो राज ठाकरे कर सकते हैं। और यही कारण है कि राज ठाकरे को एनडीए में शामिल जो है कराया जा रहा है। 2 सीटें उन्होंने मांगी है, एक नासिक की और दक्षिण मुंबई की। हालांकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें 1 सीट मिलेगी, हो सकता है कि वो दक्षिण मुंबई की सीट हो, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि वो शिरडी से लड़े, क्योंकि यहां पर राहुल नार्वेकर प्रचार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने 2-4 दिन से प्रचार अपना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण मुंबई की सीट उन्हें मिलने की भी एक बहुत बड़े आसार है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो शिवसेना को होगा। अगर हम बात करें कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे और कांग्रेस की सरकार थी, तब राज ठाकरे जिस तरह से प्रचार कर रहे थे उसका फायदा कांग्रेस को सरकार को हुआ था। तो वही जो है फॉर्मूला जो है इस वक्त बीजेपी अपना रही है और इसका नुकसान जो है अब एमबीओ को होगा। यही कारण है कि संजय राउत के हमने बयान सुने, शिवसेना नेताओं के बयान सुने और शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बयान सुने, वो तिलमिला गए हैं। वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे जो है एनडीए के साथ न जाए। एमवीए को नुकसान होना तो ये तय ही माना जा रहा है। देवेंद्र, क्या इस टाइम अमित शाह के घर पर भी इसको लेकर कोई बैठक चल रही है? और जैसे पिछली बार देखा गया था कि ठाकरे वर्सेस शिंदे हो गया, पवार वर्सेस पवार, अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे होने जा रहा है। देखिए, इसका सीधा मतलब इसको इस रूप में समझिए कि मुंबई में उद्धव ठाकरे को लेकर जो सेंटीमेंट है और शिवसेना का जो सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को शिंदे काउंटर करने में सफल नहीं रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आकलन है। और उस लिहाज से बीजेपी को जरूरत थी कि राज ठाकरे एनडीए के फोल्ड में आएँ। और राज ठाकरे के हिसाब से बात कर ले तो लोकसभा चुनाव को लेकर उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, खुद तो उन्हें लड़ना ही नहीं है। उनके एक कैंडिडेट जरूर हैं जो कि पहले चुनाव लड़े हैं, हालांकि पिछले 2 चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन दक्षिण मुंबई वाली सीट जिस पे अरविंद सावंत हैं अभी सांसद शिवसेना के दूसरे उद्धव वाले गुट के, तो उनको लेकर एक सीट पे मिल सकती है। लेकिन उनकी ज़्यादा इच्छा ये रहेगी और ज़्यादा जो बातचीत हो रही है वो इस लिहाज से हो रही है कि आगे विधानसभा चुनाव होने, लोकल बॉडी चुनाव होने, तो उसमें उनका स्टेक रहेगा और उसमें उन्हें बड़ी हिस्सेदारी जरूर चाहिए होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा शर्त हो ऐसा है नहीं। बीजेपी को जरूर ये ज़रूरत है कि उद्धव ठाकरे के और शिव सैनिकों के का जो सेंटिमेंट है मुंबई रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए उनके पास भी ठाकरे परिवार का एक चेहरा हो और वो राज ठाकरे के रूप में मौजूद है। हालांकि पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे राज ठाकरे के बारे में जो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात को कहा जाता है, कोई बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, जिस प्रकार के उनके रूटीन रहता है उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन बोलने के मामले में तो फायर ब्रांड हैं ही। और इस कला के सहारे ही बीजेपी उस सेंटिमेंट को कैच करना चाहेगी और उस सेंटिमेंट को अपीज करना चाहेगी। बिल्कुल, उस सेंटिमेंट को कैच करने के लिए ही राज ठाकरे का एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी का इसमें विलय हो सकता है। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लगा। जेएमएम से विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिल्ली में विनोद तावड़े की मौजूदगी में अपनी 2 बेटियों के साथ सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ली। सीता सोरेन ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेएमएम पर बड़े आरोप भी लगाए। सीता सोरेन ने कहा कि मैंने 14 साल तक जेएमएम में रहकर पार्टी के लिए काम किया, पर मुझे पार्टी में कभी भी सम्मान नहीं मिला। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई
और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। तो हेमंत सोरेन खुद तो जेल में है और उनकी भाभी ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में बड़ा झटका ये जेएमएम के लिए है देवेंद्र। और इसके अलावा क्या अब ये भी चर्चा है कि सीता सोरेन खुद भी चुनाव लड़ सकती हैं या फिर उनकी बेटियों को कहीं से टिकट दिया जा सकता है? और देखिए, इस पूरे मामले को अगर समझें तो सीता सोरेन ये चाह रही थी कि दुमका से जेएमएम उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाए। ऐसा हो नहीं रहा था, उन्हें इस बात की जानकारी मिली और संभावना इस बात की ज़्यादा रहेगी कि आगे हेमंत सोरेन को आप देखेंगे कि उनको दुमका से जेएमएम चुनाव लड़ा सकती है। दूसरा डेवलपमेंट जेएमएम के खेमे में आपको आगे आने वाले दिनों में ये दिखेगा कि कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ऑलरेडी उस बात को लेकर थिंकिंग शुरू हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है और मंथन अब ये चल रहा है कि बाई इलेक्शन से पहले कराया जाए या बाई इलेक्शन के बाद सत्ता परिवर्तन कराया जाए। अभी भी वो एक दिन पहले मुंबई जब गई थी तो मुख्यमंत्री के साथ वो गई थी और वहाँ पे उनका संबोधन हुआ था कल्पना सोरेन का। तो जेएमएम के भीतर का ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं तो उनको ऑलरेडी ये मालूम है इस बात को लेकर, और उन्हें ये समझ में आ गया कि जिस प्रकार की उनकी महत्वाकांक्षा है वहाँ पर पूरा आना संभव नहीं, और इस लिहाज से उन्होंने इस्तीफा दिया। समस्या ये है कि बीजेपी ऑलरेडी दुमका और राजमहल इन दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर चुकी है। अब क्या बीजेपी इस लेवल पे जाएगी कि उनमें से किसी एक कैंडिडेट को वापस लिया जाए, क्योंकि इनके लिए सीता सोरेन के लिए यही 2 सीटें बचती हैं, या फिर बीजेपी विधानसभा के चुनाव के लिए उनको रखेगी? जो अभी संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से पार्टी सोर्सेज का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर उनसे ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के मार्फत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। आगे पार्टी उनको कैसे इस्तेमाल करेगी, पार्टी के साथ किस रूप में उनकी भूमिका तय करेगी, ये पार्टी को अभी देखना है। फिलहाल कोई ऐसा शर्त न तो सीता सोरेन के तरफ से था, ना ही बीजेपी ने ऐसा कोई अभी कमिटमेंट किया है। लेकिन जाहिर तौर पर देवेंद्र, एस्पिरेशंस तो उनकी होंगी क्योंकि वहां से उनको टिकट मिल नहीं रहा था, उनका सम्मान वहां नहीं हुआ जैसे वो लगातार कह रही हैं। तो ये उनके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद तो होगी कि उनको टिकट दिया जाए, लोकसभा चुनाव वो लड़े। और दुमका से क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले से ही टिकट सुनील सोरेन को भी दिया जा चुका है, तो क्या ये संभवता है कि सुनील सोरेन का टिकट काट कर सीता सोरेन को टिकट दिया जा सके वहां से? देखिए, वो कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है और सुनील सोरेन, और ऐसे में अगर टिकट काटने की बात हो तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा अड़चन नहीं है। और अगर हेमंत सोरेन आते हैं तो हेमंत सोरेन के साथ सीता सोरेन को अगर खड़ा किया जाएगा तो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने में सफल हो सकती है। हालांकि ग्राउंड पर उसका बहुत मतलब नहीं रहेगा। शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर अभी हेमंत सोरेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश फेस हैं वहाँ पर। दुर्गा सोरेन जो कि पार्टी के बहुत पॉपुलर लीडर के तौर पे थे जब तक वो रहे, और जिनकी ये पत्नी है, तो दुर्गा सोरेन होते तो अलग बात होती। सीता सोरेन उस लेगेसी को उस रूप में वर्कर्स के बीच कैश नहीं करा पाई हैं, तो इसमें ग्राउंड पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अगर उस नैरेटिव को भुनाना चाहे आगे तो वो हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम रहेगी। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि इस शर्त को लेकर ना कोई सीता सोरेन की तरफ से कोई पहल थी, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई कमिटमेंट किया गया है। अब अगली लिस्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि झारखंड में अभी भी 2-3 नाम आने हैं। जैसे चतरा की बात करें, धनबाद की बात करें, तो वहां से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होना है। क्या उसमें बदलाव किया जाएगा, ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कांग्रेस की दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक की। 2024 के चुनाव पत्र पर 3 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। घोषणा पत्र को लेकर 5 न्याय 25 गारंटी को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। शाम तक तीसरी लिस्ट पर भी चर्चा हो सकती है। तो घोषणा पत्र को लेकर ये कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय, इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, अब मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको शामिल किया जा सकता है? और ये भी लगातार चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो रही है? तीसरी लिस्ट को लेकर भी चर्चा हो रही है? अभी कांग्रेस पार्टी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। ये तीसरी बैठक है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर जो है आज चर्चा होगी। लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों के नामों पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी और फिर उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कल
कांग्रेस अपनी तीसरी लिस्ट यानी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो है वो अनाउंस कर देगी। आज राजस्थान की जो बची हुई सीटें जिन पर पिछली 2 मीटिंग्स में चर्चा नहीं हो पाई, मध्य प्रदेश की जो सीट्स हैं, गुजरात की जो सीट्स हैं जिन पर पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं चर्चा हुई, इन तमाम सीटों पर जो है आज चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी जहां पर पहले 3 या 4 चरणों में चुनाव है, उन्हीं स्टेट्स को अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जो है क्लियर करी है। जिन स्टेट्स में चुनाव जो है 5वें, 6ठे या 7वें फेज में है, उनकी सीईसी जो है वो बाद में की जाएगी। अभी प्रायोरिटी के हिसाब से जो फर्स्ट 3 फेजेज हैं या फर्स्ट 2 फेजेज हैं, उन्हीं के कैंडिडेट्स को लेकर के डिस्कशन होगी। इससे पहले आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी दिन में हुई। 3 घंटा वो मीटिंग चली और उसमें कांग्रेस पार्टी, दरअसल कांग्रेस में एक प्रक्रिया है कि जो मैनिफेस्टो बनाती है पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए, उसको रेटिफाई कराना होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जहां पर मैनिफेस्टो पर मंथन होता है और फिर उसके बाद मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट जो है वो मैनिफेस्टो बनता है और उसको रिलीज किया जाता है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी का 2024 का मैनिफेस्टो ड्राफ्ट था, उस पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गहन चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी न्याय पर ज्यादा जो है जोर देगी। उसमें महिला न्याय, युवा न्याय, आदिवासी न्याय, श्रमिक न्याय, इन तमाम जो वर्गों को न्याय किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिया जाए। दरअसल कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लोकसभा चुनाव में भी न्याय के जरिए कांग्रेस पार्टी विभिन्न तबकों को जो है वो गारंटीज देगी। उसमें नौकरियों की गारंटी की बात है, 30 लाख भर्तियों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके अलावा महालक्ष्मी योजना है, 1 लाख रुपए न्याय योजना के तहत महिलाओं के खातों में डालने की बात है, श्रमिक योजना है, श्रमिक न्याय योजना है, आदिवासी न्याय योजना है। तो इसके तहत कांग्रेस पार्टी जो है तमाम तबकों तक समाज के 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, आज का मैनिफेस्टो का जो ड्राफ्ट था, उसमें एक प्रॉमिस जो कांग्रेस पार्टी करेगी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इसके अलावा जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है उसको लेकर के कानून बनाने की अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो उस पर कांग्रेस पार्टी जो है कानून बना सकती है। ये तमाम चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है वो शामिल की गई हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं न्याय योजनाओं के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर के वोट मांगेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो चर्चा हुई। अब जो तीसरी लिस्ट को लेकर नामों पर चर्चा होनी है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज या कल में वो लिस्ट भी विजय सामने आ सकती है? देखिए गोनिका, आज हमें बताया जा रहा है कि 70 से 80 नामों के ऊपर आज की मीटिंग में चर्चा होगी। 82 कैंडिडेट्स कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है। आज तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कल जरूर कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आ जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है अहम स्टेट होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की वो सीटें जो अलायंस में नहीं आएंगी, आज खासतौर से उत्तर पश्चिम बंगाल की जो नॉर्थ बंगाल है उसकी सीटें, बीरभूम और ये तमाम सीटें जो हैं वो आज की सीसी में आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट उम्मीद की जा रही है कि कल शाम तक जरूर अनाउंस कर दी जाएगी कांग्रेस पार्टी द्वारा। विजय, यूपी को लेकर क्या अभी चर्चा नहीं हो रही है? क्योंकि यूपी में तो 7वें फेज में चुनाव है और वहां की सबसे 2 चर्चित सीटें जो कांग्रेस की एक तरीके से कहें हमेशा से, जहां से कांग्रेस पहले कभी जीतती आई है, लेकिन फिर पिछली बार जो अमेठी कांग्रेस हारी है उसके बाद से अब चुनौती रही है ये दोनों सीटें। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर भी क्या चर्चा इस मीटिंग में होने वाली है? देखिए, आज की मीटिंग में उत्तर प्रदेश नहीं है गोनिका, तो इसलिए आज की सीईसी में तो उत्तर प्रदेश पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगली जो सीईसी की बैठक होगी उसमें चर्चा जरूर होगी। अमेठी और रायबरेली पर जो कांग्रेस का ग्रास रूट कार्यकर्ता है वो चाहता है कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की सीटें हैं और वहां से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ें। लेकिन सूत्रों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि राहुल गांधी अब वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद वो अमेठी से इस बार लोकसभा का चुनाव ना लड़ें, क्योंकि अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो दोनों सीटें जीत जाएं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे और फिर उससे किस तरह का संदेश जाएगा, उन तमाम चीजों को एनालिसिस कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन अब सूत्र इशारा कर रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से नजर आए। लेकिन ये डिसीजन जो है ये कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है यानी गांधी परिवार को ही ये डिसीजन लेना है। और अभी मुझे लगता नहीं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई ऐसा
डिसीजन। अभी इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं कि दोनों ने मना कर दिया है, लेकिन दबाव उन पर जरूर बनाया जा रहा है लोकल यूनिट द्वारा कि वो लड़ें, क्योंकि मैसेजिंग के लिहाज से भी ये एक बड़ा सेटबैक होगा। यूपी की राज्य इकाई की बात करें, अगर दोनों नेता वहां से नहीं लड़ते हैं, जो उनकी पुश्तैनी सीटें हैं जहां पर गांधी परिवार के लोग ही लड़ते आए हैं, तो एक तरफ कार्यकर्ताओं का दबाव है, ग्रास रूट का सेंटिमेंट है जो चाहता है कि दोनों चुनावी मैदान से उतरे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप कांग्रेस की बात करें तो सूत्र कह रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि दोनों चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से नजर आए। देखना होगा कि अगर नहीं नजर आते हैं तो किसको कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से बतौर अपना उम्मीदवार उतारेगी। बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सीईसी बैठक पर हमारी भी नजर रहेगी कि आखिर उसमें क्या निकलकर सामने आता है। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे विनोद तावड़े। उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए, उन्हें मनाने के लिए विनोद तावड़े पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त नाराज चल रहे हैं, ऐसी जानकारी इस वक्त मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि उनको मनाने के लिए विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त नाराज चल रहे हैं और उनको मनाने के लिए विनोद तावड़े इस वक्त उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिशें अब लगातार चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा